दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से मोस्ट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं संविदा विधि सेकंड के बारे में, विशेष संविदा। ठीक है, तो इसमें 10-11 क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए मोस्ट है। तो हम बात कर रहे हैं LLB प्रथम वर्ष के बारे में। यह आपका पेपर नंबर 6 होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चंस। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चंस है वो ऐसा दिया हुआ है कि प्रत्याभूति की सुविधा किसे कहते हैं, क्षतिपूर्ति की सुविधा से किस प्रकार भिन्न है। इसमें 2 क्वेश्चंस है। पहला आपको प्रत्याभूति की सुविधा क्या होती है उसके बारे में बताना है, और क्षतिपूर्ति सुविधा क्या होती है। प्रत्याभूति सुविधा के आवश्यक तत्व कौन से होते हैं, क्षतिपूर्ति के नहीं बताने हैं। इसमें फिर अंतर को लास्ट में डिफाइन करना है कि दोनों में क्या अंतर है। तो चलिए, तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस को कैसे करते हैं एग्जाम में वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको क्वेश्चंस 1 डालना है और फिर उत्तर। उसके बाद में आपको सबसे पहले थोड़ा बहुत जो प्रत्याभूति की सुविधा है वो क्या है उसके बारे में लिखना है। तो पॉइंट डाल सकते हैं कि प्रत्याभूति की सुविधा क्या होती है। फिर आपको लिखना है कि क्षतिपूर्ति की सुविधा की तरह प्रत्याभूति की सुविधा एक विशिष्ट प्रकार की सुविधा है। प्रत्याभूति की सुविधा में किसी व्यक्ति द्वारा सुविधा का पालन नहीं किए जाने पर उसके पालन का दायित्व अन्य व्यक्ति अपने ऊपर ले लेता है। आप सही नहीं समझे, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक परिवार है, उसमें 2 भाई है, एक अशोक एक मोनू। ठीक है, अशोक है वो मोनू से 5,000 रुपये लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे सी व्यक्ति है, वो उसकी बहन है, आकाश और मोनू की बहन है। यहाँ पे जैसे अशोक मोनू से 5,000 रुपये लेता है, तो यहाँ पे अब मोनू बोलता है कि मेरे को पैसे कौन देगा। सी व्यक्ति बहन है, वो बोलती है कि अगर अशोक आपके पैसे नहीं देगा तो मोनू है, सी है, उसका नाम है प्रियंका। तो प्रियंका बोलती है कि मैं दूंगी मोनू आपको पैसे अगर अशोक नहीं देता है। बस यही प्रत्याभूति की सुविधा है। लिख दिया। उसके बाद में आपको नीचे का हेडिंग और डालना है कि प्रत्याभूति की सुविधा की परिभाषा। उसके बाद अंडरलाइन करना है। उसके बाद में आपको लिखना है धारा के अंदर लिखना है। कैसे लिखना है, आपको लिखना है कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 126 में प्रत्याभूति की सुविधा के बारे में परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार प्रत्याभूति की सुविधा किसी पर व्यक्ति द्वारा व्यक्तिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की सुविधा है। इसको आप और भी इजी वर्ड में लिख सकते हैं, जैसे जब कोई व्यक्ति अपने वचन का पालन न करे तब उसकी ओर से पालन करने का दायित्व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने ऊपर लिया जाना या फिर ले लेता है। ये होती है प्रत्याभूति की सुविधा। अब आप इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हैं, 3-4 एग्जाम्पल डाल दीजिए अलग अलग। जैसे मैंने आपको बताया, भाई का एग्जाम्पल ले लीजिए, दुकानदार का एग्जाम्पल ले लीजिए, या फिर और भी आपके पास में दोस्तों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऐसे आप 3-4 उदाहरण डाल दीजिए। इससे क्या होता है कि अच्छे नंबर आएंगे और एग्जामिनर इसको समझ पाएगा कि क्या लिख रहा है, क्या बताना चाह रहा है। तो एक एग्जाम्पल डाल दीजिए, जैसे कै है, वो खै से 5,000 रुपये का ऋण लेता है या फिर पैसे उधार लेता है। अब यहाँ पे गै व्यक्ति ये करार करता है या वचन देता है कि यदि कै का ऋण का संदाय करने में असफल रहता है, कै व्यक्ति है वो खै को पैसे नहीं देता है, देने में असफल रहता है, तो वह स्वयं उस ऋण की राशि का संदाय करेगा। वह कौन, जो सी व्यक्ति है, जो गै व्यक्ति है, वो उस राशि या ऋण का संदाय देगा। यह सुविधा, इस सुविधा को हम प्रत्याभूति की सुविधा कहते हैं। अब आप शायद समझ चुके होंगे कि क्या होती है प्रत्याभूति की सुविधा। अब दोस्तों थोड़ा बहुत इसमें आप बता सकते हैं। जैसे प्रचलित भाषा में ऐसी सुविधा को जमानत अथवा गारंटी की सुविधा भी कहा जाता है। जैसे बोलता है ना, गारंटी लेता हूँ कि भाई मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि ये नहीं देगा तो मैं दूंगा, ऐसे गारंटी करते हैं ना, उसको वो प्रत्याभूति की सुविधा ही है। क्योंकि इसमें पर व्यक्ति द्वारा वचन पालन की जमानत गारंटी दी जाती है। जैसे जमानत के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस करता है, ठीक है, तो उसको छुड़ाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे वो पुलिस वाले बोलते हैं, मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है, वो पुलिस वाले बोलते हैं कि इसकी जमानत करवाते हैं। तो कोर्ट द्वारा भी होती जमानत और वैसे भी होती है पुलिस द्वारा। तो जैसे पुलिस के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो उसकी ज़मानत हम करवाते हैं तो वहाँ पे बॉन्ड भरवाते हैं, गारंटी दी जाती है कि भाई आज के बाद में
ये व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं करेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे अपनी प्रतिभूति होती है वो वहाँ पे रख देते हैं कि ये इतने पैसे हैं, ठीक है। और वो प्रतिभूति वापस भी अगला ले सकता है। अगर वो करता है ऐसा कुछ हरकतें तो फिर उसको कोई नहीं बचा सकता है। तो वो गारंटी दी जाती है एक तरह से, वही होती है प्रतिभूति की सुविधा। अब दोस्तों इसमें आपको एक हेडिंग लिखना है बीच में कि प्रतिभूति की सुविधा के आवश्यक तत्व है। उसके बाद में आपको एक क्लासिफिकेशन करना है, जैसे मैं आपको बताऊंगा। आपको लिखना आवश्यक तत्व है, फिर एक लाइन खींचनी है और उसके फिर अलग अलग भाग करने हैं। सबसे पहला इसका लिखना है कि 3 पक्षकार का होना। तो आपको पता है कि प्रतिभूति की सुविधा होती है उसमें 3 पक्षकार होते हैं। सबसे पहला लेनदार, लेने वाला, मूल ऋणी, उसके बाद में प्रतिभू देने वाला जो गारंटी देता है, ठीक है, श्योरिटी। और मूल ऋणी प्रिंसिपल डेटर्स। अब आपको इनको बताना है, इनको स्पष्ट करना है कि लेनदार कौन होता है, मूल ऋणी कौन होता है, प्रतिभू कौन होता है, ठीक है। इसमें 1-2 केस आते हैं वो भी आपको लिख देने हैं। जैसे केस है माउंट स्टेपिन बनाम लक्ष्मण, ये केस है 1871 का। इसमें क्या हुआ था कि प्रतिभूति की सुविधा में लेनदार व प्रतिभू के साथ साथ मूल ऋणी की परिकल्पना की जाती है। उसके बाद में इसमें दूसरा जो आवश्यक तत्व वो डाल सकते हैं कि लिखित या मौखिक होना, ठीक है। तीसरा डाल सकते हैं प्रतिपल का होना, कंस्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद में आप डाल सकते हैं अगला पॉइंट, इसका आवश्यक तत्व है दायित्व का होना, सुविधा का स्वरूप, ये इसकी आवश्यक तत्व है। उसके बाद में लास्ट में आपको बताना है कि क्षतिपूर्ति की सुविधा क्या होती है और प्रतिभूति, अंतर आपको डिफाइन करना है। अब आपको एक सारणी बनानी है, टेबल बनानी है, उसमें आप अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे इधर लिख दीजिए क्षतिपूर्ति की सुविधा या फिर प्रतिभूति सुविधा, और उस साइड लिख सकते हैं, लेफ्ट और राइट साइड लिख सकते हैं प्रतिभूति की सुविधा और क्षतिपूर्ति की सुविधा। फिर आप इनको बता दीजिए, 8-10 पॉइंट लिख दीजिए, बस आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में आप लास्ट में या फिर स्टार्टिंग में डाल सकते हैं, अंतर में पहले डाल सकते हैं केस है, केस नाम लिख के फिर बराबर फिर लिखना है कि नागरिक सहकारी बैंक बनाम भारत संघ 1981 का मामला है। इसमें जो क्षतिपूर्ति की सुविधा और प्रतिभूति की सुविधा है इसके अंतर को स्पष्ट किया गया है, दोनों के बीच में क्या अंतर होता है वो बताया गया है, ठीक है। यह हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। धारा 124 में है वो यहाँ पे क्षतिपूर्ति की परिभाषा दी गई है, और धारा 126 में है वो यहाँ पे आपकी प्रतिभूति की सुविधा के बारे में दिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व से समवितरण है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में तो इतने पॉइंट वगैरह नहीं है, इसमें तो बस आपको बताना है कि प्रतिभू का दायित्व है वो मुख्य ऋणी के दायित्व से किस प्रकार समवितरण है। इसमें धारा है वो 128 है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको केस लिखने हैं, कम से कम भी 5 या 6 केस, और बाकी आपको प्रतिभू के बारे में बताना है। ये क्वेश्चंस हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है उपनिदाता और उपनिहिती के अधिकार एवं कर्तव्य। इसमें आपके काफ़ी पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों करने से पहले सबसे पहले आपको जो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 है उसकी धारा 149 से 167 तक उपनिदाता व उपनिहिती के अधिकार और कर्तव्य के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये आपको लिखना है, सबसे पहले बताना है कि कहाँ से कहाँ तक इनके बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखना है, उसके बाद में आपको स्टार्ट करना है उपनिदाता के अधिकार, इनके अधिकार हैं वो आपको बताने हैं। उसके बाद में इसके कर्तव्य बताने हैं, तो इसके ये कोई 4-5 कर्तव्य हैं और इसके 7-8 अधिकार हैं वो आपको बताने हैं, और सेक्शन वाइज बताने हैं कि इस धारा में ये है, इस धारा में ये है, वो आपको बताना है। और 1-2 बीच में आपको केस क्लोज डाल देने हैं और उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। दोस्तों जितने ज़्यादा आप उदाहरण बताओगे कि ऐसे ऐसे होता है सर, तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, क्योंकि वो उदाहरण को पढ़ेंगे, आपका उदाहरण से समझ पाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और पॉइंट है वो आप सही लिखना, गलत मत लिखना, ठीक है।
उसके बाद में आपको उपनिहिती के जो अधिकार है वो आपको बताने हैं। दोनों के सेम से अधिकार है, इतने ज़्यादा नहीं है। 7 अधिकार है इसके, जैसे वस्तु के उपयोग करने का अधिकार, उसके बाद में वस्तु की त्रुटियों को जानने का अधिकार, ये उपनिहिती के अधिकार हैं। जो माल के मिश्रण करने का जो अधिकार है उसके बारे में बताया है धारा 155 में। ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद में आपको कर्तव्य लिखने हैं उपनिहिती के। जैसे कौन कौन से कर्तव्य हैं? 6 कर्तव्य हैं। सबसे पहला है कि माल की उचित देखभाल करना। उसके बाद में क्षतिपूर्ति का कर्तव्य है। उसके बाद में वर्दी को लौटाने का, अगर कुछ वर्दी होती है, जैसे कै एक उपनिदाता है और कै एक उपनीति हो को अपना एक कुछ बछड़ा है, वो गाय यहाँ पे देखे जाता है अभिरक्षा के लिए, और गाय के जो बछड़े को जन्म देती है, गाय कोई बछड़े को जन्म देती है, तो यहाँ पे कै है, वो गाय के साथ लौटाना का अधिकार है, कर्तव्य है, तो उसको देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभिरक्षा के लिए गाय दे के गया था और वो बोलता है कि आप गाय ले लो, बछड़ा मैं रख लूँगा। ऐसा नहीं होता है, वो उसको देना ही होता है, उसका वो कर्तव्य है, ड्यूटीज़ है। ठीक है, तो ये लिखना होता है। और लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। हर पॉइंट में आपको उदाहरण देना है, अगर बनता है उदाहरण तभी देना है, नहीं नहीं देना है। अगला क्वेश्चन आता है, अभिकरण की संविदा से आप क्या समझते हैं और इसके आवश्यक तत्व है, इस संविदा के लिए प्रतिफल आवश्यक है क्या। अगला क्वेश्चन आता है, अभिकर्ता के अधिकारों एवं दायित्वों को समझाइए। क्या कोई अभिकर्ता एजेंट अपने प्राधिकार को किसी अन्य व्यक्ति को दे सकता है क्या। जो अभिकर्ता होता है, एजेंट होता है, उसके पास में जो अधिकार हैं, प्राधिकार है वो किसी अन्य व्यक्ति को सुपुर्द कर सकता है क्या, उसके बारे में डिफाइन करना है। केस में आपको बता दिया, 4-5 डाल देना, 1-2 गलत हो सकता है, अपने हिसाब से बना के डाल देना, कोई इशू नहीं होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, शर्त व वारंटी में क्या अंतर है। वो कौन सी परिस्थितियाँ है जिनमें शर्त के भंग को वारंटी भंग माना जा सकता है। इसमें शर्त और वारंटी को बताना है और पॉइंट बना के लिखना है। जितने ज़्यादा पॉइंट लिखोगे उतने आपके अच्छे नंबर आएंगे। एग्जाम्पल देना और केस लिखना, अगर आपको धारा याद है तो वो भी आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर का, क्रेता सावधान का सिद्धांत। ये यहाँ पे माल विक्रय अधिनियम 1930 में है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है, क्रेता को सावधान कैसे रहना चाहिए वो यहाँ पे स्पष्ट करना है। उसके बाद में स्वामित्व के साथ जोखिम रहता है अगर, ठीक है, इसको भी आपको डिफाइन करना है। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन आता है 9, साझेदारी का संबंध अनुबंध से उत्पन्न होता है, स्थिति से नहीं। साझेदारी के आवश्यक तत्व है, यह भी आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद में फर्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया, फर्मों का पंजीकरण करवाए तो क्या प्रभाव होगा। उसके बाद में आता है समित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के महत्वपूर्ण प्रावधान की विवेचना कीजिए। यहाँ पे दोस्तों अब इस बार जोड़ा गया है, पहले नहीं था 2008 वाला, तो इसके बारे में आपको बताना है प्रावधान क्या है। उसके बाद में टिप्पणी के रूप में आ सकता है, पूछ ले कहीं न कहीं टिप्पणी के रूप में, तो ये कुछ है, जैसे क्षतिपूर्ति की सुविधा क्या होती है, उपनिहिती का विशिष्ट धारणाधिकार क्या होता है, धारणाधिकार होता है किसी चीज़ को रोकने का अधिकार। उसके बाद में वाणिज्य विक्रेता क्या होता है, विक्रय व विक्रय का करार क्या होता है। बस ये क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिए। या आप पढ़ लोगे ना तो गारंटी है आप पास तो हो ही जाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पे पास होने के लिए बता रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ते हैं, बाकी नहीं पढ़ते हैं, उनको बस पास होना होता है, डिग्री लेनी होती है, डिग्री चाहिए। और जो स्टूडेंट होशियार है पढ़ाई में, वो बुक से पढ़ते हैं और वो तैयारी पहले ही कर देते हैं जब से कॉलेज शुरू होता है। तो ये उनके लिए भी है, अगर वो देखना चाहिए तो देख सकते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि चाहे कमज़ोर हो चाहे होशियार हो, सभी के पास में इस वीडियो को शेयर करना कि वो भी देख सकें कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। और ये क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे ही पूछ सकता है अगला। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन प्रत्याभूति की सुविधा किसे कहते हैं, ऐसा नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे ऐसा पूछ लेगा कि प्रत्याभूति की सुविधा को परिभाषित कीजिए और ये क्षतिपूर्ति की सुविधा से किस प्रकार भिन्न होती है। मतलब कैसे भी इसको घुमा फिरा के अपने तरीके से पूछेगा
क्योंकि मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजें हैं उन सभी से एक एक पेपर बनता है। टीचर्स हैं वो पेपर बना के सेंड करते हैं, जिस सब्जेक्ट का टीचर्स है वो वहाँ पे फिर जाता है भीमराव अंबेडकर में, वहाँ पे मीटिंग होती है। उस मीटिंग में कुलपति महोदय होते हैं, वो कुलपति महोदय और एग्जामिनर होते हैं जो परीक्षा नियंत्रक वगैरह है, वो फिर देखते हैं कौन सा बेस्ट है। सब में से एक एक क्वेश्चंस उठाते हैं, उनको लगता है कि इस कॉलेज का पेपर बेस्ट है तो उसी को रख लेते हैं। उसके बाद में पेपर का चयन होता है और फिर क्वेश्चंस बनते हैं और फिर पेपर बन के आता है। तो ऐसे बनता है पेपर। तो जो आपके टीचर्स आपको मोस्ट क्वेश्चन बताते हैं उनमें से भी आ सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से भी आ सकते हैं। तो बस आपको इतना है, फोकस अपनी पढ़ाई पे रखो। बता रहा हूँ उनको आप पढ़िए, 3-4 बार याद कर लीजिए, ठीक है। और जो भी आपके पास में क्वेश्चंस है बाकी वो भी आप पढ़िए। ऐसा नहीं कि मेरे वाले पे आप आंख मीच पे भरोसा कर ले कि बस इसी में से ही सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बस 2-3 क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप पास हो सकते हो। अगर आपको नंबर बनाने हैं तो आप जो आपकी बुक है उससे नोट्स है उससे भी आप पढ़िए, ठीक है। और जल्दी मैं नया वीडियो भी लेके आऊँगा क्योंकि मैं खुद भी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आप वेट कीजिए, इसको पढ़िए। कोई इश्यू है तो आप कमेंट कीजिए। एक भाई ने कमेंट किया था कि सर कॉन्टेक्ट सेकंड का बताइए, तो इसलिए जल्दी मैं वीडियो लेके आ गया। अगला वाला वीडियो भी मैं जल्दी लेके आऊँगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितने हो सकते हैं सभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अशोक जहांगीर LLB को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, साइड में आपको दिख रहा होगा लाइन, नाम दिख रहा होगा, उस पर उस नाम से है तो आप सर्च कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। तो क्यूरी है तो आप वहाँ से हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।